डाला आपके लिए मैं मेथोडोलॉजी टू आइडेंटिफाई फीडबैक टोपोलॉजी में क्या पता था आपको कि आपको फीडबैक टोपोलॉजी के बारे में पूरा आइडिया है। आपसे टेबल पूछा था आपको सब पता था कि कब रेजिस्टेंस लो होगा, कब रेजिस्टेंस आपका हाई होगा, है ना, सब पता था आपको। लेकिन एक्चुअली क्या है, आपको हमेशा ब्लॉक डायग्राम नहीं मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, हमेशा आपको सर्किटरी मिलेगी। आपको सर्किटरी देख के आपको निकालना आना चाहिए कि इसका फीडबैक कौन से टोपोलॉजी पे हो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या किया, देखो आपका सिग्नल करंट भी हो सकता है, आपका सिग्नल वोल्टेज भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं क्या किया हूँ यहाँ पे V या I मेंशन ही नहीं किया हूँ, मैं यहाँ पे XI, XF, X0 ऐसा मेंशन कर दिया हूँ। ठीक है, तो आपका X करंट भी हो सकता है, X आपका वोल्टेज भी हो सकता है ना। तो ट्रांस कंडक्टेंस, ट्रांस रेजिस्टेंस, वोल्टेज, करंट सारे कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई आपके लिए कर देंगे। ठीक है, फिगर ड्रॉ करो, ड्रॉ कर लिए फिगर ये वाला। अब देखो, एक होता है मेरे लिए सोर्स, ये बना दिया मैं आपके लिए सोर्स। ठीक है, फिलहाल वोल्टेज सोर्स वाला केस कंसीडर कर रहा हूँ, लेकिन कोई भी आपके लिए एक सोर्स है मान के चलो। ठीक है, सोर्स को मैं कनेक्ट करता हूँ हमेशा लोड से। ठीक, सोर्स को कनेक्ट करता हूँ मैं हमेशा आपके लिए लोड से। ठीक, ये बीच में जो डॉटेड लाइन है क्या है मेरे लिए एम्पलीफायर होगा। सोर्स और लोड के बीच में हमेशा अगर मुझको एम्पलीफिकेशन करना है तो मैं एम्पलीफायर रखूंगा, अदरवाइज एम्पलीफायर रखने की नीड नहीं है। ठीक है, अगर मुझको एम्पलीफिकेशन करना है तभी मैं एम्पलीफायर रखूंगा। ठीक, तो ये क्या हो गया मेरे लिए लोड RL हो गया। लोड क्या हो गया मेरे लिए RL। अब देखो RL अगर एक रजिस्टर है तो उसके अक्रॉस करंट भी हो सकता है, इसके अक्रॉस करंट IL भी हो सकता है, इसके अक्रॉस वोल्टेज V0 भी हो सकता है। ठीक है, V0 इसका वोल्टेज होगा, IL इसका करंट होगा। अब आउटपुट में आपका करंट है कि वोल्टेज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आउटपुट आप क्या ले रहे हो ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप डिसाइड कर पाओगे कि वहां पे वोल्टेज सैम्पलिंग है कि करंट सैम्पलिंग है। ठीक है, तो आउटपुट में क्या किया जाता है, आउटपुट में हमेशा सैम्पलिंग की जाती है, इनपुट में क्या किया जाता है, हमेशा आपके लिए मिक्सिंग किया जाता है। ठीक है, तो एक्चुअली अगर मैं ऐसा रजिस्टर बना के रख दूंगा आपको, तो आप नहीं बता सकते कि यहाँ पे मैं करंट आउटपुट ले रहा हूँ कि वोल्टेज आउटपुट ले रहा हूँ, ऐसा आप नहीं बता सकते हो, है ना। आप कब बता पाओगे कि इसका आउटपुट करंट है कि वोल्टेज है, सैम्पलिंग नेटवर्क को देख के। बिना सैम्पलिंग नेटवर्क देखे कोई बता ही नहीं सकता कि इस नेटवर्क का आउटपुट वोल्टेज है कि इस नेटवर्क का आउटपुट करंट है। दोनों है बोल सकते हो आप, क्या प्रॉब्लम है दोनों बोलने में, है ना। तो डिसाइड क्या करता है कि आउटपुट में क्या होने वाला है, ये सैम्पलिंग नेटवर्क डिसाइड करता है कि आपका सैम्पलिंग नेटवर्क किस तरीके का है। उससे पता चलेगा आपको कि आपका आउटपुट वोल्टेज है कि आपका आउटपुट सीरीज है। एक फीडबैक एम्पलीफायर वाले केस में अगर एक फीडबैक एम्पलीफायर इन्वॉल्व है तो यहाँ पे क्या होने वाला है, हम आउटपुट में सैम्पलिंग नेटवर्क का कनेक्शन देखेंगे। सैम्पलिंग मतलब क्या होता है, एज इट इज पास कर देना। अगर वोल्टेज को पास करना है तो सैम्पलिंग नेटवर्क पैरेलली कनेक्टेड रहेगा, अगर करंट को पास करना है तो आपका सैम्पलिंग नेटवर्क सीरीज में कनेक्टेड रहेगा। ठीक है, तो हम सैम्पलिंग नेटवर्क का कनेक्शन देख के बताएंगे कि हमारा आउटपुट क्या होने वाला है। ठीक है, अब एक बात बताओ मुझको, अगर मेरे आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू 0 हो गई, अगर मेरा आउटपुट वोल्टेज या फिर आउटपुट करंट की वैल्यू 0 हो गई, तो मेरे फीडबैक सिग्नल की वैल्यू क्या होगी, फीडबैक वैल्यू की सिग्नल क्या होगी, 0। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट नोट करो इसमें, इफ V0 is made 0, if V0 मतलब आउटपुट वोल्टेज is made 0, if V0 is made 0, then VF should also be equal to 0, then VF should also be equal to 0. This means voltage sampling is present, this means voltage sampling is present. ठीक है, this means voltage sampling is present. ठीक है, if by making IL equal to 0, if by making IL equal to 0, then XF becomes 0. If by making IL equal to 0, XF becomes 0, then current sampling is there. ठीक, then current sampling is there. इसका मतलब क्या हुआ, सपोज करो कनेक्शन तो ऐसा है, कनेक्शन तो ऐसा मेरे पास लगा हुआ है, आउटपुट कनेक्शन मेरे पास ऐसा ही है, V0 भी है, IL भी है। ठीक है, लेकिन आपको मालूम है कि जो आपका फीडबैक नेटवर्क है वो क्या होता है, फीडबैक नेटवर्क का आउटपुट हमेशा आपके लिए होता है VF इक्वल टू बीटा टाइम्स ऑफ V0। एक्चुअली क्या होता है ये आपके लिए, XF इक्वल टू बीटा टाइम्स ऑफ X0। ठीक है, अब X0 की दो पॉसिबिलिटीज है, X0 आपके लिए करंट भी हो सकता है, X0 आपके लिए वोल्टेज भी हो सकता है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर मैं एक लोड लूंगा तो एक लोड के अक्रॉस वोल्टेज भी एग्जिस्ट करेगा, एक लोड के अक्रॉस करंट भी एग्जिस्ट करेगा। मुझको टेस्ट करना है कि एक्चुअली मेरा कनेक्शन क्या है, एक्चुअली मेरा आउटपुट क्या है। तो मैं क्या करूंगा, एक बार मैं वोल्टेज सिग्नल को 0 बनाऊंगा। ठीक है, इसकी दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। देखो यहाँ से आपके X0 की दो पॉसिबिलिटी, X0 की फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या, X0 आपके लिए वोल्टेज V0 है, या फिर X0 आपके लिए करंट
IL है, ठीक है, आउटपुट का वोल्टेज या फिर आउटपुट का करंट, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा मेरे लिए, XF की दो पॉसिबिलिटी बनेगी। XF की दो पॉसिबिलिटी क्या, एक तो बीटा टाइम्स V0 और दूसरा मेरे लिए XF इक्वल टू बीटा टाइम्स ऑफ IL, ठीक है, दो पॉसिबिलिटी बनेगी मेरे लिए। अगर मैं अपने आउटपुट वोल्टेज को जीरो कर दिया, अगर मैं अपने आउटपुट वोल्टेज को जीरो कर दिया तो क्या हो जाएगा मेरे लिए, XF की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो अगर आउटपुट वोल्टेज को जीरो करने से XF की वैल्यू जीरो हो रही है, मतलब कंफर्म मेरा आउटपुट क्या था, वोल्टेज था, तभी तो मेरा फीडबैक सिग्नल वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है। अगर मैं अपने करंट को जीरो कर रहा हूं तो मेरा फीडबैक सिग्नल जीरो हो रहा है, मतलब क्या है, मेरा आउटपुट करंट है, ठीक है। तो इससे क्या समझ में आया, अगर यहाँ पे मैं V0 को जीरो पुट कर रहा हूँ, उसके बाद मेरे लिए XF की वैल्यू जीरो हो रही है, मतलब मेरा आउटपुट वोल्टेज था, तभी मेरा फीडबैक सिग्नल भी जीरो हुआ। जो मेरा आउटपुट है उसी पे तो मेरा फीडबैक सिग्नल डिपेंड करेगा, है ना। तो अगर मैं V0 को जीरो किया तो मेरे लिए XF जीरो हो गया। इसका मतलब क्या है, अगर ऐसा हो रहा है, अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, वोल्टेज सैम्पलिंग इन्वॉल्व है। अगर इसका मतलब क्या है, वोल्टेज सैम्पलिंग आपके लिए इन्वॉल्व है, ठीक। तो इसका मतलब क्या हो गया आपके लिए, वोल्टेज सैम्पलिंग। अब सपोज करो कि आप V0 को जीरो किए, आप V0 को जीरो कर दिया, आप आउटपुट को शॉर्ट सर्किट कर दिया, है ना। शॉर्ट सर्किट करने से तो करंट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, शॉर्ट सर्किट पाथ से तो करंट आपका फ्लो हो सकता है, वोल्टेज जीरो हो जाएगा। अगर आप वोल्टेज को जीरो किए और आपके लिए फीडबैक सिग्नल जीरो नहीं हुआ, तो मतलब आपका फीडबैक सिग्नल वोल्टेज पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है ना। अगर आप वोल्टेज को जीरो किए, आपका फीडबैक सिग्नल जीरो नहीं हुआ, मतलब आपका फीडबैक सिग्नल तो वोल्टेज पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है। अगर फीडबैक सिग्नल वोल्टेज पे डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब कंफर्म है कि क्वांटिटी बचती है, करंट पे डिपेंड कर रहा होगा, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा आपके लिए, वो करंट सैम्पलिंग वाला केस होगा। दूसरे सेंस में सोचे अगर, तो अगर हम लोग करंट की वैल्यू को जीरो करते हैं, करंट की वैल्यू को जीरो करते हैं मतलब क्या, ओपन सर्किट करना पड़ेगा मुझको, लोड को वहां से रिमूव करना पड़ेगा, ओपन सर्किट करना पड़ेगा, ठीक है। ओपन सर्किट करें तो क्या हो जाएगा मेरे लिए, IL का वैल्यू जीरो हो जाएगा। लेकिन ओपन सर्किट के क्रॉस तो वोल्टेज एग्जिस्ट कर सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी वोल्टेज वाले केस में, है ना। तो अगर IL का वैल्यू जीरो हो गया तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, यहाँ से XF का वैल्यू भी जीरो हो जाएगा। बीटा तो कुछ नहीं, एक कांस्टेंट नंबर है, बीटा तो एक कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। तो XF का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब क्या है आपके लिए, करंट सैम्पलिंग, ठीक। इसका मतलब क्या हो जाएगा आपके लिए, करंट सैम्पलिंग। लेकिन आपको दो बार टेस्ट करके नहीं देखना है, आपको दो बार टेस्ट करके नहीं देखना है, आप इसमें से कोई भी एक टेस्ट परफॉर्म कर सकते हो। अगर यहाँ पे आपके लिए आप V0 को जीरो किए, आपका V0 जीरो हो गया तो अच्छी बात है, वोल्टेज सैम्पलिंग। अगर V0 जीरो नहीं हुआ मतलब कंफर्म करंट सैम्पलिंग होगी, दो ही तो क्वांटिटी है ना। तो आप एक टेस्ट करके पता कर सकते हो कि आपका वोल्टेज सैम्पलिंग है कि करंट सैम्पलिंग है, ठीक है। क्योंकि हर बार आपको मिक्सर का नेटवर्क कनेक्टेड नहीं देख सकते। किसी बॉक्स के अंदर एनक्लोज है तो क्या करोगे, खोल के थोड़ी देखने वाले हो उसको आप, है ना। आपको क्या करना है, लोड आपके हाथ में, लोड और सोर्स को तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं, एक्सटर्नली कनेक्ट करते हैं। तो हम लोड की हेल्प से सैम्पलिंग पता कर सकते हैं, लोड को टेस्ट करके हम लोग इस तरीके से सैम्पलिंग पता आपके लिए कर सकते हैं। क्लियर हुआ, नोट कर लो इसको। इफ XF इज कनेक्टेड इन सीरीज, इफ XF इज कनेक्टेड इन सीरीज, इफ XF इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ XI, if XF is connected in series with XI, then it is called series mixing, then it is called series mixing, then it is called series mixing. If XF appears across XI, if XF appears across XI, if XF appears across XI, then it is shunt mixing, then it is shunt। ये हुआ मेरे लिए एम्पलीफायर, ठीक है। इसको एज अ टू पोर्ट नेटवर्क मैं यहाँ पे बना दिया, ठीक। एक बनाता हूँ उसके लिए फीडबैक नेटवर्क, ये हो गया मेरे लिए फीडबैक नेटवर्क, ठीक। ये हो गया मेरा फीडबैक नेटवर्क। इसका भी मैं टू पोर्ट्स निकाल दिया, ये हो गया इसका टू पोर्ट, ठीक। यहाँ पे क्या रहेगा मेरे लिए, XI रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा मेरे लिए, XF रहेगा। अब XF और XI को आप किससे कनेक्ट करोगे, मिक्सिंग नेटवर्क की हेल्प से कनेक्ट करोगे। XF और XI को किससे कनेक्ट करोगे आप, हमेशा मिक्सिंग नेटवर्क की हेल्प से कनेक्ट करोगे, ठीक है। मिक्सिंग नेटवर्क कोई स्पेशल नेटवर्क नहीं होता है, बस एक कनेक्शन होता है, मिक्सिंग नेटवर्क की हेल्प से कनेक्ट करोगे, ठीक है। तो मिक्सिंग नेटवर्क में ऐसा नहीं कि अंदर कोई सर्किट में कंपोनेंट्स रहेंगे। मिक्सिंग नेटवर्क मतलब क्या होता है, या तो सीरीज कनेक्शन होता है तो पैरेलल कनेक्शन होता है, ठीक है। तो अगर आपका XF और XI सीरीज में कनेक्टेड है थ्रू मिक्सिंग नेटवर्क, ठीक है, तो अगर आपको कोई भी इक्वेशन लिखने से XI प्लस XF या XI माइनस XF मिल रहा है, मतलब दोनों ऐड हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है, सीरीज में दोनों आपके लिए कनेक्टेड है, ठीक है। अगर आपको XI और XF एक दूसरे के अक्रॉस दिख रहे हैं, अक्रॉस दिख रहे हैं, इसका परफेक्ट मीनिंग ये नहीं कि पैरेलल में हो, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं आपके लिए, ये हो गया आपका इनपुट सिग्नल
xi, ठीक, और ये मिल जाए आपको यहाँ पे आपका x है। इसको ही हम लोग पैरेलल नहीं बोलेंगे, इसको ही हम लोग अक्रॉस नहीं बोलेंगे, ठीक है, इसको हम लोग पैरेलल बोल सकते हैं, इसको हम लोग क्या पैरेलल बोल सकते हैं, इसको अक्रॉस नहीं बोलेंगे। अक्रॉस में ये भी चलेगा, अगर यहाँ पे एक RS लगा हुआ है और दोनों एक दूसरे के पैरेलल में आ रहे हैं तो भी चलेगा मेरा काम, ठीक है। तो अगर दोनों एक दूसरे के पैरेलल अपीयर हो रहे हैं, जैसा कि करंट सोर्स के केस में होता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, शंट मिक्सिंग बोलते हैं। अदरवाइज हम लोग अगर KVL लगाने से दोनों का सम मिल रहा है हमको, तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, सीरीज मिक्सिंग बोलेंगे, ठीक है। अब ये सब करने के लिए इंपॉर्टेंट क्या है आपको, ये सब करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि एक्सेप्ट सर्किट में एग्जिस्ट कहाँ कर रहा है, ठीक है। एक्सेप्ट मतलब आपका जो करंट सिग्नल है या वोल्टेज सिग्नल है आपके सर्किट में एग्जिस्ट कहाँ कर रहा है ये पता हो आपको। तो एक्सेप्ट या फिर मतलब IF या VF कहाँ एग्जिस्ट करेगा, फीडबैक एलिमेंट के ऊपर या फीडबैक नेटवर्क के ऊपर। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये दोनों स्टेप को कैरी करने के लिए, दोनों स्टेप के बाद क्या हो जाएगा, आपको मिक्सिंग कौन सी है, सैम्पलिंग कौन सी पता चल गई। अगर आपको मिक्सिंग और सैम्पलिंग पता चल गई मतलब कि आपको फीडबैक टोपोलॉजी भी पता चल गई। लेकिन इसे पता कब चलेगा आपको, जब आपको पता रहेगा आपके नेटवर्क में फीडबैक एलिमेंट कौन सा है, आपके नेटवर्क में फीडबैक एलिमेंट कौन सा है। तो एक्चुअली आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा, आप नेटवर्क को देखो, उसके बाद जज करो उसमें से कि फीडबैक एलिमेंट कौन सा है, उस फीडबैक एलिमेंट के अक्रॉस आप VF मार्क करो, IF मार्क करो, उसके बाद ये सब टेस्ट करो आप, ठीक है। उसके बाद ये सब आप टेस्ट करो, फिर आप देखो कनेक्शन V0 के साथ VF का कनेक्शन कैसा है, VS के साथ VF का कनेक्शन कैसा है, उसके बाद आपको फीडबैक टोपोलॉजी का पता चलेगा, ठीक है। इसको नोट कर लो, फिर एक ऐसा क्वेश्चन लेके हम लोग देखते हैं। ड्रॉ कर लिया फिगर ये वाला, ऐसा आपको एक फिगर दिया रहेगा, रैंडम आपसे पूछेगा कि इसमें फीडबैक टोपोलॉजी कौन सी यूज होती है। अगर क्या आपको पूछेगा ना, कोई भी एक फिगर दे देगा आपको, एम्पलीफायर का कोई भी फिगर, आपको पूछेगा कि इसमें फीडबैक टोपोलॉजी कौन सी यूज हो रही है, तो देखना आपको कैसे आंसर करना है, ठीक है। अगर आपको कोई भी एम्पलीफायर का फिगर दिया मतलब क्या करना पड़ेगा आपको, उसका AC इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना पड़ेगा। तो पहला काम क्या करूंगा मैं आपके लिए, AC इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करूंगा, उसके बाद मैं आगे सोचना स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो आपको नेटवर्क जो दिया रहेगा वो क्या दिया रहेगा, आपको AC प्लस DC नेटवर्क दिया रहेगा। आपको क्या करना है कि आपको इसको AC इक्विवेलेंट ड्रॉ करना है ना। एक गेट के एग्जाम का बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है ना, गेट का एग्जाम जब भी होता है तो आप देखिए एकदम परफेक्ट यहाँ पे 4 टोपोलॉजी बनती है, तो एकदम परफेक्ट 4 ऑप्शन बन जाते हैं गेट के एग्जाम के लिए। तो वहाँ पे आपको एक रैंडम फिगर देता है, आपको रैंडम फिगर देके बोलता है कि बताओ इसमें कौन सा आपका टोपोलॉजी यूज हो रहा है, ठीक है। CS में क्या बोलेगा ये आपको, CS में आपको बोलेगा कि आप मुझको एक एग्जाम्पल दो वोल्टेज सीरीज टोपोलॉजी का, ठीक है। आपको एक एग्जांपल मांगेगा तो आप एग्जांपल के लिए कोई एक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करोगे, उसके बाद फिर बोलेगा उस कॉन्फ़िगरेशन के लिए आप इनपुट आउटपुट इंपीडेंस और आपका वोल्टेज गेन करंट गेन का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करो, ऐसा आपको CS के एग्जाम में बोलेगा, है ना। तो CS का एग्जाम थोड़ा सा एक कदम आगे, वो क्या बोलेगा आपको डिराइव भी करो कुछ, ठीक है। तो पहले आपको पता करना है कि इसका फीडबैक क्या होने वाला है। तो मैं क्या करूंगा, इसमें सबसे पहले DC सोर्स को ग्राउंड करूंगा, DC सोर्स को ग्राउंड करके मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसका AC इक्विवेलेंट नेटवर्क बनाऊंगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, आप लोग ये फिगर ड्रॉ कर लियो ना, ठीक है। तो मैं इसको यहीं पे ग्राउंड कर देता हूँ, ठीक है। ये हो गया मेरे लिए ग्राउंड, ये हो गया मेरे लिए ग्राउंड हो गया, ठीक। और ये कैपेसिटर क्या हो जाएगा मेरे लिए, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ये कैपेसिटर क्या हो जाएगा मेरे लिए, शॉर्ट सर्किट। और ये वोल्टेज क्या है मेरे लिए, V0 वोल्टेज है। अब ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है, क्या हो गया मेरे लिए, AC इक्विवेलेंट का फिगर हो गया, ठीक है। पहले एक बार उसको देख लो, उसके बाद फिर ड्रॉ कर लेना, है ना। अब जब मैं इस नेटवर्क को देखना स्टार्ट किया तो मुझको क्या चाहिए, मुझको चाहिए एक फीडबैक एलिमेंट, मुझको क्या चाहिए, एक फीडबैक एलिमेंट। आपको स्टार्टिंग में ही फीडबैक एम्पलीफायर पढ़ाते वक्त बताया था मैं कि फीडबैक एलिमेंट क्या होता है, बीटा करके एक नेटवर्क होता है, उस नेटवर्क में आपका RL या फिर C कनेक्टेड रहता है। RL C में से प्योरली रेजिस्टिव हो सकता है, प्योरली कैपेसिटिव हो सकता है, प्योरली इंडक्टिव हो सकता है, RL RC RLC कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ट्रांजिस्टर कभी भी फीडबैक नेटवर्क का पार्ट नहीं होगा, ट्रांजिस्टर तो मेरा एम्पलीफायर का पार्ट है, ट्रांजिस्टर क्या हो तो मेरा एम्पलीफायर है ना, तो एम्पलीफायर के साथ फीडबैक कनेक्टेड रहता है, ठीक है। तो फीडबैक एलिमेंट यहाँ पे तो L है नहीं, यहाँ पे तो C है नहीं, यहाँ पे आपको 3 रजिस्टर दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको 3 रजिस्टर दिख रहे हैं। 3 रजिस्टर में से कोई एक ही आपके लिए क्या होगा, फीडबैक एलिमेंट का पार्ट होगा, ठीक है। कोई एक ही आपके लिए फीडबैक एलिमेंट का पार्ट होगा। मैं ध्यान से एक एक चीज को जज करता हूँ, ठीक है। तो अगर आप देखो यहाँ पे, तो आपके लिए RS क्या है, RS आपके लिए सोर्स रेजिस्टेंस है, RS क्या है आपके लिए, सोर्स रेजिस्टेंस, ठीक है। RC को देखो आप, RC क्या है आपके लिए, कलेक्टर रेजिस्टेंस है, बायस रेजिस्टेंस है, क्या है आपके लिए, लोड रजिस्टर है, क्या बायसिंग रजिस्टर है। RC क्या है आपके लिए, बायसिंग रजिस्टर है, इस केस में आपको बायसिंग रजिस्टर दिख रहा है, ठीक है। RE क्या है आपके लिए, एक रजिस्टर है जो आउटपुट से ग्राउंड के बीच में कनेक्टेड है, आउटपुट से ग्राउंड के बीच में आपके लिए क्या है, ये कनेक्टेड है। अब फीडबैक का मतलब क्या होता है, फीडबैक का मतलब ये होता है कि एक एलिमेंट हो जो आपके लिए आउटपुट और इनपुट के बीच में कनेक्टेड हो। अगर ऐसा कनेक्टेड आपको डायरेक्टली दिख रहा है, जैसा मैं आपको मिलर थ्योरम वाले केस में दिखाया था, मिलर थ्योरम में क्या था, एक एलिमेंट बेस और कलेक्टर के बीच में कनेक्टेड था, बेस पे मैं इनपुट दे रहा था और कलेक्टर से मैं क्या दे रहा था आपके लिए, आउटपुट दे रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे मुझको देखना है क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जो आउटपुट और इनपुट के बीच में कनेक्टेड है। पहला चीज मैं फीडबैक एलिमेंट सेलेक्ट करते वक्त ऐसे ही करूंगा, पहले मैं देखूंगा इनपुट कहाँ दे रहा हूँ, इनपुट तो मैं दे रहा हूँ बेस पे, इनपुट कहाँ आ रहा है मेरा, बेस पे, मतलब ये वाला जंक्शन मेरा क्या है, इनपुट जंक्शन है, ये क्या है मेरे लिए, इनपुट जंक्शन है, ठीक। अब देखो आउटपुट कहाँ से ले रहा हूँ मैं,
एमीटर से आउटपुट ले रहा हूँ। कहाँ से आउटपुट ले रहा हूँ मैं आपके लिए? एमीटर से आउटपुट ले रहा हूँ। तो ये मेरा एमीटर वाला क्या है? ये मेरे लिए आउटपुट जंक्शन है। एमीटर वाला क्या है मेरे लिए? आउटपुट जंक्शन है। ठीक है, तो मुझको देखना है कि बेस और एमीटर के बीच में क्या क्या कनेक्टेड है। अब मेरा पूरा फोकस है बेस और एमीटर के बीच में। अगर कोई एलिमेंट डायरेक्टली कनेक्टेड होता बेस और एमीटर के बीच में, सपोज करो कि एक एलिमेंट यहाँ पे ऐसा बना होता आपके लिए, है ना, एक एलिमेंट ऐसा आपके लिए बेस और एमीटर के बीच में कनेक्टेड होता, जीरो प्रॉब्लम होती मुझको, मैं तुरंत जज कर लेता कि ये मेरे लिए क्या है, ये मेरा फीडबैक एलिमेंट है, मैं तुरंत जज कर डालता। ठीक है, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, फिलहाल आपके पास ऐसा कुछ कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो मुझको नेक्स्ट पॉसिबिलिटी को फाइंड आउट करना है, मुझको नेक्स्ट पॉसिबिलिटी फाइंड आउट करना है। ठीक है, फिगर किसका है आपके लिए? कॉमन कलेक्टर का फिगर। ये फिगर किसका है मेरे लिए? कॉमन कलेक्टर का फिगर है, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर का फिगर है। मतलब कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर का फीडबैक टोपोलॉजी क्या होता है हमको ही पता चलेगा, है ना, कि फीडबैक टोपोलॉजी कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर का क्या होता है। अब देखो इनपुट क्या है मेरा? बेस, और क्या है मेरे लिए? एमीटर। ठीक है, इनपुट बेस एमीटर जंक्शन में एक बार मैं घूमता हूँ, ये मेरा बेस एमीटर वाला लूप है। जब मैं बेस एमीटर जंक्शन में घूमा तो मुझको क्या मिला? ये तो RS है। RS में कभी फीडबैक एलिमेंट नहीं होता, RS तो सोर्स रेजिस्टेंस होता है ना, वो तो सोर्स का रेजिस्टेंस है। सोर्स का रेजिस्टेंस क्या पता रहेगा कि नहीं रहेगा, अगर आइडियल सोर्स होता रहेगा भी नहीं हो तो, है ना। तो सोर्स रेजिस्टेंस कभी भी मेरे लिए फीडबैक एलिमेंट नहीं हो सकता। बच क्या रहा है मेरे पास? बच क्या रहा है मेरे पास? RE। अब आप ध्यान से RE को देखो तो क्या हो रहा है आपके लिए? ये आपका VS है, सोर्स इनपुट है, ये आपका क्या है? सोर्स इनपुट है। ठीक है, अगर मैं आइडियल केस कंसीडर करता, अगर मैं आइडियल केस कंसीडर करता तो मेरे लिए क्या हो जाता? RS का वैल्यू 0 हो जाता। RS का वैल्यू क्या होता मेरे लिए? 0 हो जाता। तो जो भी वोल्टेज VS होता, जो भी वोल्टेज VS होता वो RE के अक्रॉस अपीयर होता। ठीक है, मतलब इनपुट का कुछ पार्ट तो RE में जा रहा है, इनपुट का कुछ पार्ट तो RE में जा रहा है। कितना पार्ट जा रहा है वो RS के ऊपर डिपेंडेंट है, वो RS के ऊपर आपके लिए डिपेंडेंट है। ठीक है, आउटपुट देखो कहाँ से कनेक्टेड है? एमीटर से कनेक्टेड है, और एमीटर पे आपके लिए RE भी कनेक्टेड। तो आपको अगर दिख रहा होगा तो आपका RE जो है वो इनपुट नेटवर्क का भी पार्ट है, वो आपके आउटपुट नेटवर्क का भी पार्ट है। आपके लिए RE क्या है यहाँ पे? इनपुट नेटवर्क का भी पार्ट है, आउटपुट नेटवर्क का भी पार्ट है। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे? RE को VF सेलेक्ट करने वाला हूँ। RE को मैं यहाँ पे क्या सेलेक्ट करने वाला हूँ? VF सेलेक्ट करने वाला हूँ। ठीक, तो RE मेरे लिए क्या हो जाएगा? RE के अक्रॉस जो वोल्टेज है इसको मैं बोला VF, और इसके अक्रॉस जो करंट है इसको फिलहाल बोल रहा हूँ मैं IF। इसको फिलहाल क्या बोल रहा हूँ मैं आपके लिए? IF। ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरे लिए? XF की बात किया मैं। ठीक, फर्स्ट अब मुझको चेक कैसा करना है? ठीक है, चेक क्या करूँगा मैं? अगर मैं V0 की वैल्यू को 0 पुट करता हूँ, इफ मैं V0 की वैल्यू को 0 पुट करता हूँ तो क्या मेरे XF की वैल्यू 0 होगी? ये मुझको देखना है। अगर मैं V0 की वैल्यू को 0 पुट करता हूँ तो क्या XF की वैल्यू 0 होगी? आप देख रहे होगे कि RE का एक पॉइंट ग्राउंड से कनेक्टेड है, RE का एक टर्मिनल कहाँ से कनेक्टेड है आपके लिए? ग्राउंड से कनेक्टेड है। दूसरा पॉइंट कहाँ पे कनेक्टेड है? V0 से कनेक्टेड। दूसरा पॉइंट कहाँ से कनेक्टेड है आपके लिए? V0 से कनेक्टेड है। अगर मैं V0 को 0 कर दिया, अगर मैं आपके लिए V0 की वैल्यू को 0 कर दिया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इस वाला पॉइंट ग्राउंड हो जाएगा, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा आपके लिए? ग्राउंड हो जाएगा। ठीक है, तो RE के अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा? VE माइनस 0। अभी तो VE बराबर V0 है ना। RE के अक्रॉस पोटेंशियल कितना है? V ऑफ RE इक्वल टू V0 माइनस 0, क्योंकि एक टर्मिनल तो इसका ग्राउंड से कनेक्टेड है, दूसरा टर्मिनल इसका, एक टर्मिनल इसका V0 से कनेक्टेड, दूसरा टर्मिनल इसका ग्राउंड से कनेक्टेड। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा आपके लिए? V0 माइनस 0। V0 माइनस 0 मतलब क्या? V0, और मैं तो V0 को 0 पुट कर दिया, तो मेरे लिए VRE क्या हो गया? 0 हो गया। मतलब मेरे लिए VF क्या हो गया? 0 हो गया। मतलब आउटपुट वोल्टेज को 0 पुट करने से मेरे फीडबैक वोल्टेज की वैल्यू, जो फीडबैक एलिमेंट जिसको मैं सेलेक्ट किया हूँ उसकी वैल्यू क्या हो जा रही है? 0 हो जा रही है। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे कंफर्म वोल्टेज सैम्पलिंग हो रहा है, कंफर्म यहाँ पे वोल्टेज सैम्पलिंग हो रहा है। तो ऐसा डिसाइड किया हम लोग कि यहाँ पे क्या हो रहा है आपके लिए? वोल्टेज सैम्पलिंग हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है आपके लिए? वोल्टेज सैम्पलिंग हो रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे V0 को 0 पुट करने से ये वैल्यू 0 नहीं होती, अगर ये इसकी वैल्यू 0 नहीं होती तो मैं तुरंत करंट सैम्पलिंग बोल देता, मैं तुरंत आपके लिए करंट सैम्पलिंग बोलता, मैं उसके बाद कुछ और नहीं करता, है ना। तो आपको एक ही टेस्ट करना है, हमेशा एक ही टेस्ट आपको करना है। ठीक है, अब आपको कौन सा टेस्ट करना है? करंट वाला करना है कि वोल्टेज वाला करना है? तो मैं बोलूँगा आपको हमेशा वोल्टेज वाला टेस्ट करना है। आपको हमेशा आपके लिए वोल्टेज वाला टेस्ट करना है। वोल्टेज की दिखने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा आसान होती है इस नेटवर्क में, क्योंकि हमेशा आपको सब RC RS वगैरह दिया हुआ है ना, तो आपको वोल्टेज आसानी से दिख जाएगा 0 होते हुए। लेकिन करंट 0 के बारे में सोचो तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा आपके लिए, है ना। तो आप करंट वाइज चीज़ को कभी ट्राई मत करना, आप हमेशा वोल्टेज वाइज चीज़ को ट्राई करना, आपको आंसर मिल जाएगा। अगर वोल्टेज 0 हो गया तो वोल्टेज सैम्पलिंग, अगर वोल्टेज 0 नहीं हो रहा है तो आपको वैल्यू कैलकुलेट करना ही नहीं है ना। आपको वैल्यू नहीं कैलकुलेट करना है कि कितनी वैल्यू आ रही है, 10.5 वोल्ट आ रही है कि 20 वोल्ट आ रही है। आपको बस ये देखना है कि 0 आ रही है कि नॉन 0 वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो आप हमेशा वोल्टेज वाला टेस्ट करोगे और सैम्पलिंग के बारे में पता कर लोगे। ठीक है, अब देखो ये VF क्या है यहाँ पे। अब मेरे को कंफर्म हुआ कि IF और VF में क्या सेलेक्ट करना है मुझको?
VF सेलेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि V0 को 0 करने से VF की वैल्यू 0 हो रही है। क्लियर हुआ? ठीक है, तो अब मैं क्या सेलेक्ट किया यहाँ पे, वोल्टेज सैम्पलिंग में सेलेक्ट कर चुका हूँ। ठीक है, तो ये क्या है मेरे लिए, फीडबैक वोल्टेज है। ये क्या है मेरे लिए, फीडबैक वोल्टेज है। ठीक है, तो अब आपको दिख रहा होगा कि जो आपका फीडबैक वोल्टेज है और आपका जो सोर्स वोल्टेज है, ये किस में अपीयर हो रहा है, सीरीज में अपीयर हो रहा है। अगर आप वहां पे लूप लगा दोगे तो दोनों ऐड हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे ऐसा एक लूप लगा दिए आपके लिए, तो आपका इनपुट वोल्टेज सोर्स वोल्टेज है, ये फीडबैक वोल्टेज के साथ ऐड हो जाएगा कंफर्म। यहाँ वाला वोल्टेज भी आएगा लेकिन ये वाला वोल्टेज आएगा, मतलब दोनों क्या हो रहे हैं आपके लिए, ऐड हो रहे हैं। तो इनपुट साइड में क्या हो रहा है आपके लिए, एडिशन हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा आपके लिए, सीरीज, ये हो गया आपके लिए सीरीज मिक्सिंग वाला केस। ये क्या हो गया आपके लिए, सीरीज मिक्सिंग वाला केस। इसका मतलब क्या होगा, हमेशा हम लोग पहले क्या लिखते हैं, वोल्टेज, मतलब पहले आउटपुट लिखते हैं। तो ये क्या हो गया आपके लिए, वोल्टेज सीरीज टोपोलॉजी, वोल्टेज सीरीज टोपोलॉजी। ठीक, ये हुआ आपका इसका फीडबैक टोपोलॉजी। तो एक कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर में अगर आप RE को फीडबैक एलिमेंट सेलेक्ट कर रहे हो, अगर आप RE को फीडबैक एलिमेंट सेलेक्ट कर रहे हो तो आपको क्या मिलेगा, वोल्टेज सीरीज टोपोलॉजी। अगर इफ आपसे मिस्टेक हो गई, आप किसी और एलिमेंट को सेलेक्ट कर डाले, फीडबैक एलिमेंट है ना, अगर आप किसी और एलिमेंट को फीडबैक नेटवर्क सेलेक्ट कर डाले तो आपको दोनों में से कोई एक आंसर नहीं मिलेगा। आपको दोनों में से कोई एक आंसर नहीं मिलेगा, मतलब आप फीडबैक टोपोलॉजी डिसाइड ही नहीं कर पाओगे। अगर आप फीडबैक टोपोलॉजी डिसाइड नहीं कर पा रहे हो क्लियरली, तो आप समझ जाना कि आपने गलत एलिमेंट को फीडबैक एलिमेंट चूज कर लिया है। ठीक है, तो टोपोलॉजी एक ही एलिमेंट से आएगी। टोपोलॉजी हमेशा एक नेटवर्क में एक ही एलिमेंट से आएगी। अगर बाय मिस्टेक आप कोई दूसरा एलिमेंट सेलेक्ट करें, सपोज करते हैं आप RC सेलेक्ट कर डालते, तो आपके लिए कभी नहीं आता। V0 के 0 होने से RC में क्या फर्क पड़ने वाला है, इसके वोल्टेज में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। दिख रहा है ना आपको, अगर V0 को मैं 0 कर रहा हूँ तो क्या होगा, RC के अक्रॉस वोल्टेज में कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं भाई, वो 0 होगा कि नहीं 0 होगा मैं नहीं बता सकता अभी, है ना, वो तो डिपेंड कर रहा है VC माइनस 0 पे। तो VC वोल्टेज कितना होने वाला है उस पर डिपेंड कर रहा है, और VC की तो फाइनाइट वैल्यू रहेगी क्योंकि यहाँ पे तो एक वोल्टेज ऐड कर रहे हैं ना। तो आपको यही समझ में आएगा कि हाँ RC मेरे काम का नहीं है। इसके अक्रॉस अगर करंट की भी बात करूँ तो करंट भी नहीं निकाल पाऊंगा मैं, है ना। तो जैसा आपको ऐसा केस मिला जहाँ कुछ निकल नहीं रहा, समझ जाना कि आप क्या कहो, गलत एलिमेंट को फीडबैक नेटवर्क आप सेलेक्ट कर लियो। ठीक है, तो आपके कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर क्या बना, वोल्टेज सीरीज टोपोलॉजी। और सबको ये क्लियर रहे कि यूनिक आंसर है, ये आपके लिए यूनिक आंसर है। ऐसा नहीं है किसी और एलिमेंट को सेलेक्ट करने से कोई और टोपोलॉजी आ जाएगी आपके पास, है ना, आएगी ही नहीं। अगर नहीं आ रही है तो समझ जाना कि आप क्या कियो, गलत एलिमेंट को फीडबैक नेटवर्क सेलेक्ट कर लियो। क्लियर हुआ? अब देखो क्वेश्चन CSV2 में कैसे आएगा। क्वेश्चन आपको क्या बोलेगा CSV2 में कि आप गिव वन एग्जांपल ऑफ वोल्टेज सीरीज टोपोलॉजी एंड फाइंड ऑल AC पैरामीटर्स फॉर दिस। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर वोल्टेज सीरीज टोपोलॉजी पूछा तो आपको पता हो कि एक कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर क्या होता है आपके लिए, वोल्टेज सीरीज टोपोलॉजी होता है। तो आप इसका फिगर ड्रॉ करना कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर का, इसके लिए पूरा टोपोलॉजी निकाल कर दिखा देना, आपकी टोपोलॉजी आ गई। उसके बाद आपको इसका अप्रोक्सीमेट एनालिसिस आता है, जो हम लोग लो फ्रीक्वेंसी वाले चैप्टर में किए थे। आपको क्या बोलेगा वो कि इसके AC पैरामीटर्स कैलकुलेट करो। तो बस आपको तो एक बार बताना था कि इसका फीडबैक कौन सा है ना। उसके बाद तो आप पूरा पढ़े हो अप्रोक्सीमेट मॉडल, उसके बाद पूरा आप AI, RI, RF जो भी है आप निकाल डालना। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? तो आपको CSV2 में ऐसे 2-3 क्वेश्चन आएंगे, है ना, जहाँ पे आपको क्या बोलेगा कि आप फीडबैक का टाइप पता करो और इसके लिए इसके AC पैरामीटर्स को आप डिराइव करो। कर लोगे सब लोग? ठीक है, और सिंपल केस ही आएगा, एकदम ही सिंपल केस। ठीक, नोट करो इसका, ये सेम क्वेश्चन आया हुआ है CSV2 में, है ना। उसका क्या पूछा था आपका, गिव वन एग्जांपल ऑफ वोल्टेज सीरीज टोपोलॉजी एंड फाइंड इट्स AC पैरामीटर्स, है ना, फाइंड इट्स करंट गेन, वोल्टेज गेन, इनपुट इंपेडेंस, आउटपुट इंपेडेंस। यहाँ पे आपको क्या करेगा, आपको JFET बनाना है, पूरा कनेक्शन सेम रहेगा, पूरा कनेक्शन एज इट इज सेम रहेगा, है ना। JFET बनाया तो क्या, JFET आपके लिए एम्पलीफायर है, JFET बना दिया तो आपके लिए JFET एम्पलीफायर है ना। FET बना दिया तो आपके लिए MOSFET बना दिया तो आपके लिए MOSFEट एम्पलीफायर है। ठीक है, आपको फीडबैक फाइंड आउट करने के लिए एम्पलीफायर से मतलब ही नहीं, आपको ये पता होना चाहिए कि बस ये वाला पार्ट मेरे लिए क्या है, एम्पलीफायर। तो जो वहाँ पे मैं बॉक्स ड्रॉ करता था एम्पलीफायर वाला, उस बॉक्स के अंदर JFET भी हो सकता है, MOSFET भी हो सकता है, ट्रांजिस्टर भी हो सकता है, वहाँ पे आपके लिए एम्पलीफायर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन आपके लिए JFET में भी आ सकता है कि गिव वन एग्जांपल ऑफ वोल्टेज सीरीज सैम्पलिंग टोपोलॉजी फॉर JFET एम्पलीफायर। तो वहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे मैं कॉमन कलेक्टर ड्रॉ किया हूँ, वहाँ पे आप कॉमन सोर्स एम्पलीफायर ड्रॉ करोगे। जब हम लोग डील करेंगे JFET तो हम लोग वो देख लेंगे, है ना, उसके पैरामीटर भी हम लोग वहीं पे देख लेंगे। ठीक है, तो आपको कभी भी यहाँ पे कुछ और देख के वरी नहीं करना है, मतलब ऐसा आपको यहाँ पे JFET दिख गया, है ना, आपको JFET दिख गया तो आपको टेंशन नहीं लेना उसका, है ना। JFET क्या है, एम्पलीफायर है। JFET क्या है, एम्पलीफायर है। फीडबैक तो मैं बाहर से जज करता हूँ, फीडबैक तो मेरा एक्सटर्नली कंटेंट नेटवर्क है ना, तो फीडबैक मैं बाहर से जज करता हूँ। अच्छा, जो लोग नेक्स्ट सेशन में ऑप-एम्प पढ़ेंगे, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, है ना, तो वहाँ पे भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर बना रहेगा, वो भी आपके लिए एक टाइप का एम्पलीफायर ही होता है। तो उसका फीडबैक भी हम लोग बाहर से जज करते हैं, उसका फीडबैक भी हम लोग क्या करते हैं, बाहर से जज करते हैं। ठीक है, अब आपके लिए चीजें ना इतनी कॉम्प्लेक्स भी नहीं होंगी जितना आपको लग रहा है कि कहीं आप वोल्टेज फाइंड नहीं कर पाए, ये वो इतना कॉम्प्लेक्स आपके लिए नहीं होने वाला है। ठीक है, जब मैं आपको JFET पढ़ाऊंगा उसके बाद मैं आपको 5 पॉइंट्स लिखवा दूंगा, JFET, MOSFET, ऑप-एम्प हर जगह वैलिड रहता है वो 5 पॉइंट, उसमें आप सिर्फ देख के बता दोगे कि फीडबैक क्या होता है, आपको ये वोल्टेज जीरो वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है,
लेकिन वो अप्रोच बेसिकली गेट का अप्रोच है। जैसे गेट में आपको तुरंत सॉल्व करना होता है ना, तो वो अप्रोच वहाँ के लिए। यहाँ पे क्या आपको पेज भी तो भरना है ना CSV2 में, है ना, आपको दिखाना पड़ेगा सर कैलकुलेट कर करके, एक फिगर बनाए दूसरा फिगर बनाया वहाँ पे, फिर इसको ग्राउंड किए, पहले फिगर में ग्राउंड थोड़ी किए थे, भर गया 2 पेज, है ना। तो CSV2 में ऐसा करना पड़ेगा आपको। बट अगर कहीं आपसे मिस हो गया, मतलब कोई पॉइंट आप मिस कर दिए, तो वो 4-5 पॉइंट आपके काम आ जाएंगे। वहाँ पे आप तुरंत बता दोगे देख के कि हाँ, अगर आउटपुट से कनेक्टेड है डायरेक्टली मेरा फीडबैक एलिमेंट, तो ये क्या हो जाने वाला है मेरे लिए, वोल्टेज सैम्पलिंग। जैसे कि एक पॉइंट होता है आपके लिए, है ना, अगर आपका आउटपुट और फीडबैक एलिमेंट डायरेक्टली कनेक्टेड है तो कंफर्म वोल्टेज सैम्पलिंग होती है। जैसे आप देखो यहाँ पे आपका आउटपुट है, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है आपके फीडबैक एलिमेंट से, है ना, डायरेक्टली कनेक्टेड फीडबैक एलिमेंट से, तो कंफर्म यहाँ पे वोल्टेज सैम्पलिंग होगी, है ना। आगे सोचना ही नहीं है, आगे कुछ भी नहीं सोचना है, ठीक है। अगर आपका आउटपुट डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है आपके फीडबैक एलिमेंट से, तो कंफर्म करंट सैम्पलिंग होती है हमेशा, है ना। वैसे 4-5 पॉइंट मैं आपको लिखा दूंगा जब आपको मैं जेफेट एम्पलीफायर पढ़ाऊंगा, तब क्या अपन दोनों को रिलेट कर पाएंगे, है ना, जेफेट वाले चैप्टर में, ठीक है। इसका अभी नहीं बता रहा हूँ। बाकी आप कभी भी इसमें तो मिस्टेक नहीं करना है। और CSV2 में क्या है, बीच में आपको जो लिखना है लिखो, वो तो आखिरी में चेक करने वाला है कि आप यहाँ पे वोल्टेज सीरीज लिखे हो कि नहीं लिखे हो, खत्म। अगर आप वोल्टेज सीरीज लिखे हो तो टिक मारेगा, 7 नंबर दे देगा, है ना। तो आपसे आंसर कभी गलत नहीं आएगा, उसकी गारंटी है ना। बट एक कन्वेंशनल मेथड चेक करने का यही है। और आपसे कोई भी एम्पलीफायर पूछे, कॉमन कलेक्टर पूछे, कॉमन बेस पूछे, C विद RE पूछे, C विदाउट RE पूछे, आपको सबका अप्रोक्सीमेट और एग्जैक्ट एनालिसिस दोनों आता है। आप लो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर बहुत डिटेल में पढ़े थे हम लोग उसको, है ना। तो आपको बस पैरामीटर्स निकालने बोलेगा, इसके बाद तो आप ये एम्पलीफायर का हाइब्रिड मॉडल बनाना और डिराइव कर डालना पूरा, ठीक है। नोट कर लिए इसको, हेडिंग डालो कपलिंग मेथड्स। कपलिंग मेथड्स बेसिकली आपका ये मल्टी स्टेज वाले चैप्टर को बिलोंग करता है। कपलिंग मेथड जो है आपके लिए बेसिकली वो मल्टी स्टेज वाले चैप्टर को बिलोंग करता है। बट हम यहाँ पढ़ेंगे ताकि हम थोड़ा सा रिलेट कर पाएं उसको फीडबैक के साथ भी, है ना, क्योंकि आपको वहाँ पॉइंट्स भी लिखने होंगे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है इसमें करके, तो थोड़ा सा फीडबैक वाला पॉइंट भी आपके लिए आ जाए, है ना। कपलिंग मेथड में 3 टाइप होता है हमारे लिए। एक होता है हमारे लिए ट्रांसफार्मर कपलिंग, एक होता है हमारे लिए RC कपलिंग, एक होता है हमारे लिए DC कपलिंग। इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट कपलिंग, है ना। कई लोग को कई जगह वर्ड मेंशन करता है कि DC एम्पलीफायर, तो लोगों को क्या लगता है कि वो DC एम्पलीफायर करेगा। नहीं भाई, DC एम्पलीफायर का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर होता है ना। जैसे कि जो लोग ऑपरेशनल एम्पलीफायर पढ़ते हैं तो वहाँ डिफाइन करते हैं कि एन ऑप एम्प इज DC एम्पलीफायर। फिर अगला पॉइंट क्या लिखा रहता है वहाँ पे, इट कैन एम्पलीफाई बोथ AC एंड DC सिग्नल। वहीं पे कंफ्यूज आदमी, है ना। तो डायरेक्ट DC कपलिंग, DC एम्पलीफायर का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर होता है। डायरेक्ट करंट एम्पलीफायर नहीं होता है ना, डायरेक्ट करंट एम्पलीफायर से कोई चीज नहीं होती है। DC एम्पलीफायर मतलब क्या होता है, डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर होता है। क्योंकि जहां पे भी आप ऑपरेशनल एम्पलीफायर पढ़ोगे, बहुत मेन सेक्शन है आपका, तो वहां पे क्या होता है, कंसेक्यूटिव स्टेटमेंट लिखे कि एन ऑप एम्प इज DC एम्पलीफायर, इट कैन एम्पलीफाई बोथ AC एंड DC, ठीक है। तो वहां पे पहले वाले DC का मतलब डायरेक्ट कपलिंग होता है, दूसरे वाले DC का मतलब होता है डायरेक्ट करंट, ठीक है। तो एक ऑप एम्प DC सिग्नल को भी एम्पलीफाई कर सकता है, AC सिग्नल को भी एम्पलीफाई कर सकता है, लेकिन ऑप एम्प क्या होता है, डायरेक्टली कपल्ड एम्पलीफायर होता है। अब हम लोग कपलिंग करने की नीड क्यों आती है ना। कपलिंग हम लोग कब करते हैं, एक सिंगल स्टेज में कोई भी कपलिंग नहीं होगी। अगर एक सिंगल स्टेज का एम्पलीफायर है तो वहां पे कपलिंग किसके साथ करोगे ना, तो एम्पलीफायर के बीच में कपलिंग करनी होती है, तो हमको कोई एलिमेंट वहां पे यूज करना होता है, ठीक है। अब वो एलिमेंट यूज करने से क्या क्या फायदे हो सकते हैं, ठीक है। वो एलिमेंट आपके लिए फीडबैक की तरह भी बिहेव करता है। सपोज करो आपके लिए 2 स्टेज बनाया मैं, ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेज, ठीक, ये बनाया मैं आपके लिए फर्स्ट स्टेज, ये हो गया आपके लिए सेकंड स्टेज, ठीक। तो कम से कम कपलिंग करने की रिक्वायरमेंट क्या है कि हमारे पास 2 स्टेज अवेलेबल हो। अगर हमारे पास 2 स्टेज अवेलेबल है मिनिमम, तब हम लोग कपलिंग के बारे में सोचेंगे, ठीक है। तो एक हो जाएगा मेरा इसका इनपुट, ये हो गया मेरा इनपुट सिस्टम का, ये हो गया मेरे सिस्टम का आउटपुट, ये हो गया मेरा सेकेंड एम्पलीफायर, ये हो गया मेरे लिए फर्स्ट एम्पलीफायर, ठीक है। 3 मेथड दिखा मैं यहाँ पे कपलिंग करने के, ट्रांसफार्मर कपलिंग, RC कपलिंग, डायरेक्ट कपलिंग, ठीक है। तो आप डायरेक्ट कपलिंग देख चुके हो कई जगह। डायरेक्ट कपलिंग में क्या होता है आपके लिए, दोनों को डायरेक्टली कनेक्ट कर देते हैं। दोनों को हम लोग क्या कर देते हैं आपके लिए, डायरेक्टली कनेक्ट कर देते हैं। डायरेक्टली कनेक्ट कर देते हैं मतलब क्या हो जाता है कि अगर आपके इस ऑप एम्प इस एम्पलीफायर का आउटपुट AC प्लस DC है, तो इस एम्पलीफायर में इनपुट भी AC प्लस DC जाएगा। इस एम्पलीफायर में इनपुट भी क्या जाएगा आपके लिए, AC प्लस DC जाएगा। अगर मेरी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि इसके आउटपुट में AC प्लस DC सिग्नल दोनों अवेलेबल है, तो इसके इनपुट में भी AC प्लस DC जाए, तब मैं करूंगा डायरेक्ट कपलिंग। ऐसी रिक्वायरमेंट तब मैं क्या करूंगा आपके लिए, डायरेक्ट कपलिंग करूंगा। अब डायरेक्ट कपलिंग से क्या होता है, डायरेक्ट कपलिंग से इंपीडेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि डायरेक्ट कपलिंग में कोई भी एलिमेंट इन्वॉल्व नहीं है। अगर कोई भी एलिमेंट इन्वॉल्व नहीं तो क्या होने वाला है मेरे लिए, यहाँ पे कोई भी इंपीडेंस एक्स्ट्रा ऐड नहीं होने वाला है। कोई भी इंपीडेंस एक्स्ट्रा ऐड नहीं हो रहा है मतलब क्या, इंपीडेंस मैचिंग पॉसिबल नहीं है। अगर आप 2 स्टेज के बीच में डायरेक्ट कपलिंग कर रहे हो तो इंपीडेंस मैचिंग कभी भी पॉसिबल नहीं है, इंपीडेंस मैचिंग नहीं होगी, इंपीडेंस मैचिंग कभी भी नहीं होगी, ठीक है। तो अगर मैं डायरेक्ट कपल एम्पलीफायर के पॉइंट लिखना चालू करूं, DC एम्पलीफायर के, है ना। DC एम्पलीफायर मतलब क्या, डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर। कपलिंग से मतलब हमसे समझ में आना चाहिए आपको कि कम से कम 2 स्टेज इन्वॉल्व है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्या आ जाएगा आपके लिए कि नो इंपीडेंस मैचिंग, नो
इम्पिडेंस मैचिंग। ठीक है, अगर आपका सोर्स और लोड नेटवर्क के बीच में ऑलरेडी इंपिडेंस मैचिंग एग्जिस्ट कर रहा होगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर रहा होगा तो डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर उसको कोई इफेक्ट नहीं करने वाला है। ठीक है, इंपिडेंस मैचिंग क्यों करवाते हैं हम लोग, आपको बहुत अच्छा आइडिया। इंपिडेंस मैचिंग क्यों करवाते हैं, लोडिंग इफेक्ट को जीरो करने के लिए करवाते हैं। लोडिंग इफेक्ट अगर जीरो होगा तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, आपका सोर्स और लोड के बीच में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा, मतलब लोड को मैक्सिमम पावर मिलेगा सोर्स से। ठीक है, तो डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर इस सब में कोई हेल्प नहीं करने वाला है आपकी। डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर सब में कुछ नहीं करने वाला है। डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर आपका कभी भी पावर गेन बढ़ा नहीं सकता। डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर क्या करता है, एज इट इज दे देता है। अगर सोर्स और लोड के बीच में इंपेडेंस मैचिंग ऑलरेडी एक्सिस्ट कर रही है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं एक्सिस्ट कर रही तो कोई मतलब नहीं, डायरेक्ट कपलिंग को कोई भी मतलब नहीं। इसका एडवांटेज क्या होता है आपके लिए, कोई कंपोनेंट यूज नहीं हो रहा है, कोई भी कंपोनेंट यहाँ पे यूज नहीं, सीधा मैं एक वायर लिया, कनेक्ट कर दिया दोनों को, है ना, तो ये क्या हो गया, चीप होता है। ये आपके लिए बहुत चीप होता है। जब भी आपको इंपेडेंस मैचिंग से कोई मतलब नहीं है, आपको जस्ट कपल करना है दो एम्पलीफायर को, तो बिल्कुल आप क्या करने वाले हो, डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर का यूज करने वाले हो। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, इसका कॉस्ट चीप होने वाला है। इसका कॉस्ट क्या रहेगा आपके लिए, चीप रहेगा। ठीक है, नो कंपोनेंट्स इन्वॉल्व, नो कंपोनेंट्स इन्वॉल्व। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका, इफ AC प्लस DC इज प्रेजेंट इन आउटपुट ऑफ वन एम्पलीफायर then AC plus DC will appear in input of next एम्पलीफायर। ठीक, ये हो गया आपके लिए सबसे मेन पॉइंट। अगर आपका आउटपुट में AC प्लस DC एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर आपके इनपुट में भी अगले एम्पलीफायर के AC प्लस DC ही जाएगा, और ऐसा आप चाहते हो तभी आप क्या करते हो, आप डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर को यूज करते हो। अगर आप चाहोगे कि आपको ब्लॉक करना है, आपको DC वाले पार्ट को ब्लॉक करना है, तो क्या करना पड़ेगा, आपको एक कैपेसिटर लगाना पड़ेगा। और जब मैं कैपेसिटर लगा दूंगा तो वो मेरे लिए कैपेसिटर कपलिंग हो जाएगा, C कपलिंग हो जाएगा या फिर RC कपलिंग हो जाएगा। तो अगर मुझको एक के आउटपुट के सारे कंपोनेंट्स, सारे कंपोनेंट्स का मतलब क्या, AC कंपोनेंट को भी DC कंपोनेंट को भी नेक्स्ट एम्पलीफायर के इनपुट में देना है, तो मैं क्या करता हूं, डायरेक्ट कपलिंग को यूज करता हूं। अगर मैं चाहता हूं कि दो एम्पलीफायर के बीच में DC कंपोनेंट आपके लिए ब्लॉक हो जाए, तो क्या करूंगा, वहां पे मैं एक कैपेसिटर भी लगा दूंगा और वो मेरे लिए क्या बन जाएगा, कैपेसिटर कपलिंग या फिर RC कपलिंग का केस बन जाएगा। क्लियर हुआ, नोट करो उसको। और सबसे चीप आपके लिए क्या होता है, डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर। इसका वेट भी लो होता है, वेट लो। ठीक है, कपलिंग करते हो तो आपका वेट वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ऐसा ना हो कि आपके एम्पलीफायर से ही हैवी आपका कपलिंग इक्विपमेंट है, जैसा कि आपके ट्रांसफार्मर के केस में होगा। आपका एम्पलीफायर तो ट्रांजिस्टर रहेगा, लेकिन आप कपल करें तो क्या आप ट्रांसफार्मर यूज करने वाले हो, वहां पे सोचने वाली बात होगी वहां पे। ठीक है,